हेलो डीएवियंस, क्लास 7 के साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हर प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पार्ट 1 में हमने वेदर और क्लाइमेट इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमें दो तरह के क्लाइमेट और वहाँ के रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे उस क्लाइमेट में अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे पोलर रीजन्स के बारे में और उसके बाद हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। दोनों बिल्कुल अलग तरह का क्लाइमेट है और दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन में बिल्कुल अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट क्या होता है ये तो हमने पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ा था। वेदर और क्लाइमेट को कंपेयर भी हमने किया था। आज हमें समझना है कि एडेप्टेशन क्या होता है। अगर हम एडेप्टेशन का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है अनुकूलन। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी ऐसे स्टेट के रहने वाले हैं जहाँ पर सालों भर भारी गर्मी पड़ती है और आप यहाँ से माइग्रेट करके किसी ऐसे स्टेट में रहने चले जाते हैं जहाँ पर सालों भर बर्फ़बारी होती है। तो शुरुआत में ना आपको इस स्टेट में रहने में काफ़ी दिक्कत होगी। हो सकता है कि शुरू में आपका तबीयत भी ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप कुछ दिनों तक वहाँ रहेंगे, 1 महीना 2 महीना, तो आप अपने आप को यहाँ के हिसाब से अडेप्ट कर लेंगे। आपका बॉडी जो है, आपका बिहेवियर जो है वो अडेप्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर रहने में दिक्कत नहीं होगी। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। इसी तरह का एडेप्टेशन हमें एनिमल्स और प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव आ जाता है और उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव आ जाता है, जिसके कारण से वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे उनको तकलीफ नहीं होती है। वो आराम से वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अफेक्ट्स ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट। किसी भी एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, उन पर वहाँ का क्लाइमेट प्रभाव डालता है। विथ कॉन्स्टेंट चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट, फूड चेन एंड क्लाइमेट, एनिमल्स मस्ट अडेप्ट देमसेल्फ टू दीज चेंजेस और फेस एक्सटिंक्शन। समय के साथ सब कुछ बदलते रहता है। इन्वायरमेंट में हमें बदलाव देखने को मिलता है, फूड चेन में बदलाव देखने को मिलता है और क्लाइमेट में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगर एनिमल्स अपने आप को एक्सटिंक्ट नहीं होने देना चाहते हैं तो उनको इन चेंजेस के साथ अपने आप में भी बदलाव लाते रहना होगा। नहीं तो एनिमल्स जो होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, प्लांट्स जो होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। समय के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाने को ही हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। वही यहाँ पर बताया है, एडेप्टेशन इज़ अ ट्रेट दैट मेक्स एन एनिमल सूटेड टू इट्स एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन एक ऐसा प्रवृत्ति है, एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा खासियत है जिसके कारण एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। इट कैन बी अ बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल ट्रेट। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। दो तरह से चेंजेस हो सकते हैं एनिमल्स में, या तो उनका बिहेवियर बदल सकता है या तो उनका स्ट्रक्चर यानी कि उनके बॉडी की बनावट बदल सकती है। बिहेवियरल एडेप्टेशन का एक एग्जाम्पल है मूविंग इन लार्ज ग्रुप्स। आपको पता होगा कि अगर हाथियों को लगता है कि उनके आसपास कोई शिकारी है तो हाथी झुंड बनाकर चलने लगते हैं ताकि शिकारी उनका शिकार न कर सके। इस तरह से अपने बिहेवियर में चेंज लाकर हाथियों में जो एडेप्टेशन हुआ उसको हम लोग कहेंगे बिहेवियरल एडेप्टेशन। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फ्रॉम प्रेडेटर्स। इससे क्या होता है कि जो ग्रुप है उसके मेंबर्स शिकारियों से बच सकते हैं, प्रेडेटर से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ से आपसे एडेप्टेशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद बिहेवियरल एडेप्टेशन का एक एग्जाम्पल है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, आपको पता होगा कि फाइनल एग्जाम्स में चैप्टर के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप ओसवाल बुक्स की ये दोनों किताबें खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो कि आप नहीं बना सकते हो। साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट मैप भी मिलेगा, एक ऐसा फ्लो चार्ट मिलेगा जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका आसानी से रिवाइज हो जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, आप उसको पढ़ लेंगे तो आसानी से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। अमेजॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बिहेवियरल एडेप्टेशन तो हमने पढ़ लिया, दूसरा है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। अब ये क्या होता है?
इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव के साथ साथ जब एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी में भी कुछ चेंजेस होने लगते हैं ताकि वो उस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, तो उस तरह के चेंजेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। एग्जाम्पल के लिए पोलर बियर के बॉडी के ऊपर एक मोटा सा फर कोट होता है जिसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में भी बिना ठंड लगे रह सकते हैं। तो ये जो चेंज उनके बॉडी में आया, ये एक मोटा सा फर कोट जो उनके बॉडी के ऊपर डेवलप हो गया, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ये उनको ठंडे वेदर से बचने में हेल्प करता है। एडेप्टेशन यूजुअली अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पोलर बियर के बॉडी के ऊपर मोटा सा फर कोट बन गया। बहुत लंबे समय तक रहते रहते धीरे धीरे उनके बॉडी के ऊपर ये डेवलपमेंट हुआ है, एक दिन में ये डेवलपमेंट नहीं होता है। We shall now talk about the adaptation of animals living in polar regions and tropical rainforest। दो रीजन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक पोलर रीजन, वहाँ के एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशन हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ कैसे कैसे एनिमल्स रहते हैं और उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुआ है, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हुआ है, उन सबको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पोलर रीजन्स के बारे में जानते हैं। पोलर रीजन्स आर द एरियाज ऑफ द ग्लोब सराउंडिंग द पोल्स। पोल्स के आसपास जो एरिया है ना, उसको हम लोग पोलर रीजन कहते हैं। दो पोल्स हैं हमारे, एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। तो यहाँ का जो एरिया हो गया और यहाँ का जो एरिया हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं पोलर रीजन। तो एक हो गया नॉर्थ पोल वाला एरिया और दूसरा हो गया साउथ पोल वाला एरिया। दे आर ऑल्सो नोन एज फ्रिजिड जोन। इसको हम लोग फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। फ्रिजिड जोन जो है ना, पोल के आसपास के एरिया को कहते हैं। ये हो गया फ्रिजिड जोन और ये हो गया फ्रिजिड जोन। आपने हीट जोन्स के बारे में पढ़ा होगा। इक्वेटर के पास जो जोन होता है, ये वाला जो जोन हो गया, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्रिड जोन। उसके बाद जो बीच का जोन बच गया, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट रीजन। और उसके बाद ये वाला और ये वाला जो जोन हुआ, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन। These regions resting respectively on Arctic Ocean and the continent of Antarctica। ये जो जोन्स है फ्रिजिड जोन, ऊपर ही भी आता है, नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी। तो नॉर्थ पोल की तरफ है आर्कटिक ओशियन और साउथ पोल की तरफ है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इन दोनों जगहों पर आपको पोलर आइस कैप्स मिल जाएंगे। यूएसए का अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, इन सभी देशों के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि इसी रीजन में आते हैं, फ्रिजिड जोन में आते हैं। ये रीजन्स बहुत ठंडे होते हैं। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर नोन ऑन अर्थ इज -89 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम टेम्परेचर ये रिकॉर्ड किया गया है और ये टेम्परेचर है अंटार्कटिका का। द एवरेज विंटर टेम्परेचर इन द आर्कटिक इज अबाउट -30 डिग्री सेल्सियस। और आर्कटिक में -30 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। इन विंटर द सी सराउंडिंग अंटार्कटिका फ्रीजेस इनटू सॉलिड स्नो दैट कवर्स एन एरिया ऑलमोस्ट एज बिग एज द कॉन्टिनेंट इटसेल्फ। ठंड के दिनों में अंटार्कटिका के चारों तरफ जितना बड़ा अंटार्कटिका है, उतना ही एरिया और बर्फ जम जाता है। इसके बराबर एरिया बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। एट द पोल्स द सन शाइन्स फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड इट इज डार्क फॉर द अदर हाफ ऑफ द ईयर। आपको पता होगा कि हमारी धरती जो है वो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, जिसके कारण से 6 महीने तक ऐसा होता है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है ना, वो सन की तरफ झुका रहता है और साउथ पोल सन से दूर रहता है। इसी कारण से नॉर्थ पोल में 6 महीने तक दिन ही रहता है, यहाँ पर सूरज डूबता ही नहीं है। और साउथ पोल में 6 महीने तक रात ही रहती है, यहाँ पर सूर्योदय होता ही नहीं है। पोलर बियर, पेंगुइन, रेनडियर, सील, वेल, वालरस, ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इन रीजन्स में पाए जाते हैं, पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ दीज एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन सच रीजन्स हैविंग सच सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशन। इतना एक्सट्रीम कंडीशन जो रहता है, इतना एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कैसे ये सारे एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, यही हमें अब अच्छे से समझना है। यहाँ से एक सब टॉपिक स्टार्ट होता है, एडेप्टेशन बाय एनिमल्स इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के बॉडी में, उनके बिहेवियर में ऐसा क्या बदलाव आ गया है जिसके कारण से वो पोलर एरियाज़ में भी बड़े ही आसानी से रह पाते हैं। हम लोग से तो नहीं होगा, हम लोग तो वहाँ जाएंगे मर जाएंगे एक ही दिन में। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो डैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर का जो फर होता है वाइट होता है और उसका बैकग्राउंड भी वाइट होता है, जिसके कारण से केमोफ्लाज हो जाता है और वो जल्दी से दिखते नहीं है, जिसके कारण से कोई भी इनका शिकार नहीं कर पाता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पोलर बियर्स विच इज नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस। सोचिए वहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है, लेकिन पोलर बियर का बॉडी टेम्परेचर प्लस में रहता है और वो भी 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर एक मोटा सा फर का लेयर होता है। फर के साथ साथ उनके बॉडी के ऊपर ब्लबर यानी कि चर्बी का भी एक लेयर होता है जो कि उनको गर्म रखने में हेल्प करता है।
दिस एक्सीलेंट इंसुलेशन कीप्स अ पोलर बियर वार्म इवन व्हेन एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -37 डिग्री सेल्सियस। एयर का टेम्परेचर अगर -37 भी पहुंच जाता है फिर भी उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रह पाता है। अब ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, पोलर बियर्स आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे टेंड टू गेट ओवर हीटेड। पोलर बियर इतने अधिक इंसुलेटेड रहते हैं ना कि कभी कभी उनको गर्मी लगने लगता है, ओवर हीट हो जाता है उनका बॉडी। दे मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू कूल डाउन ऑन वार्म डेज। जब भी दिन थोड़ा गर्म रहता है या पोलर बियर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब उनका बॉडी जल्दी से गर्म हो जाता है और अपने आप को कूल डाउन करने के लिए वो थोड़ा रेस्ट करते हैं या स्लोली मूव करते हैं। पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स वाइल स्विमिंग अंडर वाटर। पानी में तैरते समय पोलर बियर्स अपने नोस्ट्रिल्स को, अपने नाक के होल्स को बंद कर सकते हैं ताकि उसमें पानी न जा सके। अ पोलर बियर्स फ्रंट पॉज प्रोपेल इट थ्रू वाटर फॉर स्विमिंग। और तैरने के लिए वो अपने आगे के दोनों पंजों का इस्तेमाल करते हैं। द हिंड फीट एंड लेग्स आर हेल्ड फ्लैट एंड आर यूज्ड एज रडर्स। तैरते समय वे अपने पैरों को फ्लैट कर सकते हैं, अपने पैरों को फैला सकते हैं, जिसकी मदद से उनका पैर जो है रडर्स की तरह काम करता है। आपने देखा होगा नाव के पीछे ना एक रडर लगा होता है जिसकी मदद से नाव को डायरेक्शन दिया जाता है। उसी तरह से वो अपने बॉडी को डायरेक्शन देने के लिए अपने पैरों को फ्लैट कर लेते हैं। दूसरा एनिमल जो पोलर रीजन्स में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर चुका है वो है पेंगुइन। Penguins have feathers that are extremely densely packed with no gaps between them. इनका जो पंख होता है वो इतना डेंसली पैक्ड होता है, इतना घना होता है कि उसके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है। उनके हर पंख के पीछे एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसकी मदद से वे अपने पंखों को फैला सकते हैं और इस कारण से उन्हें मदद मिलती है अपने बॉडी को जल्दी से वार्म कर लेने में और अपने बॉडी को जल्दी से कूल कर लेने में। पेंगुइन्स का एक और खासियत होता है कि उनके बोन्स में एयर स्पेसेस नहीं होते हैं जिसके कारण से वो आराम से पानी में डूबकर तैर पाते हैं। पोलर बियर्स की तरह इनके बॉडी पर भी ब्लबर यानी कि चर्बी का एक लेयर होता है उनके स्किन के नीचे जिसकी मदद से उनके बॉडी को वार्म रखने में हेल्प मिलती है। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है, मतलब पानी को काट कर आगे बढ़ने में इनको मदद करता है। जैसे कि नाव होता है स्ट्रीमलाइंड, एरोप्लेन होता है स्ट्रीमलाइंड, और इनके जो पैर होते हैं वो पैडल जैसे होते हैं जिसकी मदद से पानी के अंदर तैरने में इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। अब हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है और यहाँ रहने वाले एनिमल्स के बारे में जानना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है ये पोलर रीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये मॉडरेट रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है कहाँ? ये है इक्वेटर के पास। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और यहाँ पर जो जंगल पाया जाता है उसी को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, इसी कारण से इसको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को छोड़कर जितने प्लांट्स और एनिमल्स पूरे दुनिया में हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अमेजन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट अमेजन बेसिन के चारों तरफ फैला हुआ है और अमेजन बेसिन जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रिवर है। पहला सबसे लंबा रिवर कौन है? वो है नाइल रिवर। और जो दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वो है सेंट्रल अफ्रीका में। रेन फॉरेस्ट आर कैटेगराइज्ड बाय हाई रेनफॉल। रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसी कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ की मिट्टी पुअर हो जाती है, वहाँ की मिट्टी बहुत ही इनफर्टाइल हो जाती है क्योंकि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो बारिश के पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। रेन फॉरेस्ट आर होम टू 2/3 ऑफ ऑल द लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीसीज ऑन अर्थ। जितने भी एनिमल्स और प्लांट अर्थ पे हैं उसका 2/3 हिस्सा केवल और केवल रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं। It has been estimated that many hundreds of millions of new species of plants, insects and microorganisms are still undiscovered as yet unnamed by scientists। ये जंगल इतने बड़े हैं, इतने घने हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्लांट्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको अभी तक हम लोग डिस्कवर भी नहीं किए हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करते हो लेकिन उनका पता अभी तक हमें ना चला हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर पूरे साल 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द 3 वार्मेस्ट एंड द 3 कोल्डेस्ट मंथ डू नॉट डिफर बाई मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस।
मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो भी 5 डिग्री का अंतर आएगा, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो भी 5 ही डिग्री का अंतर आएगा। प्रिसिपिटेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। बारिश पूरे साल होती है, ऐसा नहीं कि बारिश का 2 महीना है, 2 महीना जम के बारिश हुई या पूरे साल सूखा, ऐसा नहीं होता है। पूरे साल बारिश थोड़ा थोड़ा करके होते रहता है रेन फॉरेस्ट में। और यहाँ का एवरेज रेनफॉल 2000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट किसको कहते हैं, ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट। भारत का मैप आप देखें ना, तो ये हो गया ईस्टर्न घाट और ये हो गया वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको असम में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। These forests are home to animals like monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, lizards, elephants, leopards, snakes, birds and insects. इन जंगलों में ये सभी एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन दीज फॉरेस्ट हैव गॉट एडेप्टेड टू लिविंग इन एरियाज रेंजिंग फ्रॉम ट्रीज टू लेक्स एंड इवन अंडरग्राउंड। यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स ने अपने आप को यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। कुछ एनिमल्स पेड़ पर भी रहते हैं, कुछ एनिमल्स लेक्स में भी रहते हैं, और इवन कुछ एनिमल्स जो है वो अंडरग्राउंड में ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। एक सब टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, एडेप्टेशन बाय एनिमल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों में क्या क्या चेंजेस हुआ है वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो हमें यहाँ पर अच्छे समझना है। एन एनिमल डेट प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच एडेप्टेशन इज द रेड आइड फ्रॉग। एक लाल आंखों वाला मेढक होता है जिसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। इसके जो लिम्स होते हैं, इसके जो हाथ होते हैं और पैर होते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं, जिसके कारण से ये आसानी से क्लाइंब भी कर सकता है और स्विम भी कर सकता है। अनदर फीचर ऑफ दीज फ्रॉग्स इज द सकर पैड्स ऑन देयर फीट। आपने देखा होगा कि एक गन आता है जिसके बुलेट में सकर पैड लगा होता है, आप उसको शूट करेंगे दीवार पर तो वो दीवार पर जाकर चिपक जाएगा। जैसे यहाँ पर सकर पैड होता है ना, उसी तरह का सकर पैड इस वाले फ्रॉग के पैरों पर भी होता है, जिसके कारण से ये आसानी से पैरों पर क्लाइंब करके उस पर चढ़ सकता है बिना गिरे। दीज पैड्स अलाउ द फ्रॉग्स टू स्टिक टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ये किसी भी चीज़ पर चिपक सकता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन ऑन वेट लीव्स एंड ब्रांचेस। अगर पत्ते भीगे भी होते हैं, ब्रांचेस भीगे भी होते हैं, फिर भी वो उस पर बिना फिसले चल सकता है। मंकीज ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। मंकीज ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। कैसे? सम मंकीज हैव लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस। कुछ मंकीज जो होते हैं ना, उनका टेल इतना अच्छा होता है कि वो टेल से ही, अपने पूंछ से ही ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं। मतलब एक तरह से ये इनका तीसरा हाथ होता है। इनके जो लंबे लंबे हाथ होते हैं, लंबे लंबे पैर होते हैं, उनकी मदद से ये आसानी से स्विंग करते हुए, कूदते हुए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जा सकते हैं। और इसमें इनकी मदद करते हैं इनके फिंगर्स और इनके टोज, जो कि हुक्स की तरह काम करते हैं। ये आसानी से ब्रांचेस को होल्ड करने में इनकी मदद करते हैं। दूसरा एनिमल है लायन टेल्ड मैकाक। ये जो है ना, एक मीडियम साइज के बंदर की तरह होता है। इसके पास शाइनी ब्लैक फर होता है। ये जो है काला काला इसका फर होता है, चमकीला होता है। और इसके फेस पे लंबे लंबे वाइट कलर के हेयर्स होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स लॉन्ग टेल विच हैज़ अ टेसल एट द एंड क्वाइट लाइक दैट ऑफ ए लायन। जैसे लायन के टेल में एक टेसल होता है ना, यहाँ पे एक गुच्छा जैसा होता है, उसी तरह से इसके पूंछ में भी एक गुच्छा जैसा होता है। इसी कारण से इसका नाम पड़ा है लायन टेल्ड मैकाक। दीज मंकीज हैव चीक पाउचेस। इनके पास चीक पाउचेस होता है, मतलब इनका जो गाल होता है ना, इनके गालों के अंदर ही बहुत ज़्यादा जगह होता है। डेट ओपन बिसाइड द लोअर टीथ एंड एक्सटेंड डाउन द साइड ऑफ द नेक। इनके दांत से शुरू होकर ये इनके गले तक इतना बड़ा जगह इनके मुंह के अंदर, उनके गाल के अंदर होता है। ये अगर अपने गाल को फैला लेते हैं तो इसके अंदर इतना फूड स्टोर किया जा सकता है जितना इनके पेट में स्टोर हो सकता है। मतलब जितना बड़ा इसका पेट है ना, जितना फूड इसमें अटेगा उतना फूड ये अपने मुंह में, अपने गाल के अंदर जमा करके रख सकते हैं। दे गैदर फूड क्विकली विथ देयर हैंड्स एंड प्रॉम्प्टली स्टफ इट इन देयर पाउचेस। ये अपने हाथों से जल्दी जल्दी खाना जमा करते हैं और जल्दी जल्दी उसको अपने पाउचेस में, यानी कि अपने गाल के नीचे छुपाते जाते हैं। व्हेन देयर पाउचेस आर फुल, जब उनका पाउच, उनके गाल के अंदर का जगह भर जाता है, दे रिट्रीट टू द सेफ्टी ऑफ द फॉरेस्ट अपर कैनोपी। वो फॉरेस्ट के ऊपरी लेयर, जिसको हम लोग कैनोपी कहते हैं, जैसे कि ये जंगल है,
ठीक ना, ये जंगल है। तो जंगल का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है ना उसको कैनोपी कहते हैं, और ये जो लायन टेल्ड मैकाक है सबसे ऊपरी लेयर में रहता है। कैनोपी में पहुंचकर ये आराम से उस भोजन को खाता है। एक पक्षी भी है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जिसका नाम है टोकोटॉकिन। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिएगा। द लार्ज बीक ऑफ टोकोटॉकिन इज परफेक्ट फॉर पिकिंग द फ्रूट। ये फल खाने में, इसका जो बीक है, इसका जो चोंच है, वो इसको फल खाने में काफ़ी मदद करता है। इट हैज़ अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बीक विच लुक्स ब्यूटिफुल एंड इज़ डीप ऑरेंज इन कलर। ये बहुत सुंदर दिखता है और ये डीप ऑरेंज कलर का होता है। इट स्पॉट्स अ लार्ज ब्लैक स्पॉट नियर द टिप। इसके चोंच के टिप पर, नोक पर, यहाँ पर एक काला धब्बा होता है। इट यूजेस दिस बीक टू स्किन द फ्रूट इट ईट्स एज वेल एज टू स्कूप ऑफ वाटर। इससे ये फलों को भी छीलता है इस चोंच की मदद से, और इससे वो पानी भी पीता है। द बिग कैट्स लाइक लायन, टाइगर एंड लेपर्ड्स आर द प्रीडेटर्स। इनको प्रीडेटर्स कहा जाता है, मतलब इनको शिकारी कहा जाता है। यही सारे एनिमल्स जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रूल करते हैं, मतलब यही जंगलों पर शासन करते हैं, क्योंकि फूड चेन में सबसे ऊपर यही सारे एनिमल्स आते हैं। दे हैव फ्लेक्सिबल बॉडीज़। उनका बॉडी बहुत लचीला होता है, जिस कारण से ये बहुत तेज़ दौड़ पाते हैं, बहुत अच्छा जंप कर पाते हैं, और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर क्लाइंब भी कर पाते हैं। इनका इंटेस्टाइन छोटा होता है क्योंकि ये केवल मीट खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन ये नहीं होते हैं। देयर शार्प टीथ आर सीजर लाइक टू टीयर इनटू द फ्लेश। इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, जिसके कारण से ये फ्लेश को, मांस को चीर कर खा पाते हैं। मोस्ट बिग कैट्स हंट एट नाइट। अधिकतर ये लोग रात में शिकार करते हैं जब अंधेरा होता है। दे कैन सी 6 times बेटर देन द ह्यूमन बीइंग्स। आदमियों के मुकाबले ये 6 गुना ज़्यादा तेज देख पाते हैं, मतलब जब हमें एकदम अंधेरा अंधेरा दिखेगा ना तब भी ये आसानी से देख पाएंगे। दे हैव लार्जर फील्ड ऑफ विजन। क्योंकि उनका जो आँख है ना दोनों साइड में होता है ना, जिसके कारण से वो बहुत ब्रॉड एरिया को देख पाते हैं। हम लोग केवल सामने देख पाते हैं क्योंकि हमारी दोनों आंखें सामने होती है। लेकिन इनका एक डिमेरिट भी है कि ये कलर्स को नहीं पहचान पाते हैं। हम लोग कलर्स को पहचान पाते हैं बट दे कैन नॉट सी कलर्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाला अगला एनिमल है एलिफेंट। द एलिफेंट हैज़ एडॉप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अ रिमार्केबल वे। इसने अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है। इट्स नोज एंड अपर लिप आर फ्यूज टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्रंक डेट हैज़ अबाउट 1,50,000 मसल्स। इसका नोज और अपर लिप जो है ना वो मॉडिफाई होके एक ट्रंक बन गया है, मतलब एक सूंड बन गया है जिसमें कि 1.5 लाख मसल्स होते हैं। इनका ट्रंक इतना वर्सेटाइल होता है कि ये एक हाथों की तरह काम करता है। इसकी मदद से ये श्रब्स को आसानी से तोड़ पाते हैं, फूड मटेरियल्स को आसानी से पकड़ पाते हैं और उनको अपने मुंह तक पहुंचा पाते हैं, मतलब इसी की मदद से वो खाते हैं। ये एक तरह से उनको खाने में हेल्प करता है। इसी सूर की मदद से ये पेड़ के ब्रांचेस को भी तोड़ते हैं और स्नॉर्कलिंग भी करते हैं। स्नॉर्कलिंग आपको पता होगा कि क्या होता है। जब हम लोग पानी के नीचे तैरते हैं और पानी के नीचे तैरते तैरते जब हम लोग एक पाइप के थ्रू सांस लेते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं स्नॉर्कलिंग। तो एलिफेंट जो है ना वो पाइप नहीं लगाते, वो बस अपना क्या करते हैं, एलिफेंट बस अपना सूंड को बाहर कर लेता है और इसकी मदद से ये सांस भी ले पाता है और पानी के अंदर तैर भी पाता है। एलिफेंट्स ऑल्सो यूज देयर ट्रंक्स टू सक एंड ड्रिंक वाटर और स्क्विट इट ओवर देयर बॉडीज फॉर बाथिंग। सूंड की मदद से ही ये पानी भी पीते हैं और सूंड की मदद से ही ये नहाते भी हैं। नॉस्ट्रिल्स एट द ट्रंक्स टिप इनेबल एलिफेंट टू डिटेक्ट ऑडर्स। और यहाँ पर जो है ना इसके नाक का नॉस्ट्रिल होता है, मतलब जो हमारे नाक में होल है ना ये इसके सूंड में होल होता है, जिसकी मदद से ये सुगंध को सूंघ पाते हैं, मतलब किसी भी तरह का स्मेल आ रहा होता है तो इसको वो डिटेक्ट कर पाते हैं। दो देयर आई साइट इज पुअर, एलिफेंट्स कैन स्मेल वाटर एट ग्रेट डिस्टेंसेस एंड कैन हियर सर्टेन साउंड फ्रॉम डिस्टेंसेस मोर देन 1.5 किलोमीटर। इनका आई साइट काफ़ी कमज़ोर होता है, मतलब ये बहुत दूर तक बहुत साफ साफ नहीं देख पाते हैं, लेकिन इनका सूंड इतना स्ट्रांग होता है कि ये 1.5 किलोमीटर तक आराम से सूंघ पाते हैं। अगर 1.5 किलोमीटर दूर कहीं पानी है तो ये सूंघ कर पता कर सकते हैं। डू यू नो में बताया गया है कि एलिफेंट का जो टस्क होता है, हाथी का जो दांत होता है, वो सबसे बड़ा और सबसे हैवीएस्ट टीथ है किसी भी लिविंग एनिमल का। किसी भी जानवर का उतना बड़ा और उतना भारी दांत नहीं होता है, केवल हाथी ही है
जिसका सबसे बड़ा और सबसे भारी दांत होता है। तो फाइनली हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसका एक अलग वीडियो अपलोड किया हुआ है, और जो इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके लिए आप ये वाला बुक ले लीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और आगे हम किस चैप्टर का वीडियो अपलोड करें ये भी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।